Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and dear students, today we are going to read the next chapter of economics, that is money and credit. And as you know, this chapter is related to the money, that is the essential medium by which we can exchange things easily, and credit means debt, कर्जा जिसको कहा जाता है, या साख या उधार कहा जाता है, जो कि एक अर्जेंट सिचुएशन में जब हमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है तो लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा एक एक्सचेंज का मीडियम मीन्स गिव एंड टेक का प्रोसेस का एक मोड। The use of money spans a very large part of our everyday life. हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा भाग पैसे का इस्तेमाल करने से बीतता है, यानी हम ज़्यादातर इस्तेमाल पैसे का अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में करते हैं। Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. आप अपने ऊपर ही लीजिए कि आप रोज़ाना हर रोज़ या एक सिंगल डे के अंदर ही कितनी बार कितनी ट्रांजैक्शन मनी के रूप में कर रहे हैं। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज? क्या आप रोज़ाना के खर्चों का हिसाब रख सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो? येस, वी कैन मेक। इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। बहुत ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आदान प्रदान किया जाता है चीज़ों का, तो उसमें गुड्स को परचेज करने से लेकर सेल करने तक का जो मोड होता है या उसमें जो एक मीडियम यूज किया जाता है वो होता है हमारा मनी, यानी पैसा। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। इन कुछ ट्रांजेक्शन्स के अंदर तो ऐसा भी होता है कि हम अपनी सर्विसेज को भी मनी के बदले में एक्सचेंज कर देते हैं, यानी पैसा देकर कोई सर्विस ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो फॉर सम टाइम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रोमिस टू पे मनी लेटर। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एट द स्पॉट जो है मनी किसी को नहीं देते और उसके बदले में चीज़ ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन हम उसको वादा करते हैं कि हम बाद में उसके पैसे लौटा देंगे, यानी उस चीज़ को जो उसका कॉस्ट है वो बाद में दे जाएंगे। तो आप कई बार उधार चीज़ें लाते हैं, या फिर कई बार हमारे पॉकेट में इतने पैसे नहीं होते और वो जो पर्सन है देने वाला वो हमारा नॉन होता है, तो हम उसको प्रॉमिस करते हैं कि मैं अभी देकर जाता हूँ। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? क्या आपको हैरानी नहीं होती क्या कि हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यानी आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें हम मनी को ही यूज क्यों करते हैं? रीजन तो बहुत ही सिंपल है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। एक पर्सन बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ खरीद भी सकता है या से सर्विस ले भी सकता है जो वो चाहता है, और उसके बदले में दे भी सकता है। तो एक्सचेंज जो हम करते हैं वो ईजीली हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी एट द स्पॉट। Thus, everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things they want. अब यहाँ पर देखिए कि इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसको जो भी उसके काम के बदले में उसको पैसा दिया जाए, पेमेंट उसकी मनी के रूप में दी जाए, और उस मनी से वो आगे चलकर जो भी चीज़ें वो खरीदना चाहता है वो खरीद ले। टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर। आइए एक उदाहरण लेते हैं एक जूता बनाने वाले व्यक्ति का। He wants to sell shoes in the market and buy wheat. वो व्यक्ति क्या चाहता है कि वो बाज़ार में जाकर अपने जूते बेचेगा और उसके बदले में वो क्या लेकर आएगा? वीट परचेज करना चाहता है। The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money. पहले वो क्या करेगा? जूता बनाने वाला पैसा लेकर अपने जूते बेचेगा और उसके बाद उसी पे मनी से वो वीट परचेज कर लेगा। Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money.
उस सिचुएशन की कल्पना कीजिए कि कितनी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ सकता है उस सिचुएशन में, अगर उसे डायरेक्टली क्या करना है, एक ऐसे पर्सन को सर्च करना है जो उसके शूज़ ना केवल परचेज करे बल्कि साथ ही साथ अपने पास जो उसके पास व्हीट है वो उसे सेल भी करे, और वो भी बिना मनी के। ही वुड हैव टू लुक फॉर ए वीट ग्रोइंग फार्मर। इस ऐसा काम करने के लिए उसे जो अनाज उगाने वाला किसान है, यानी गेहूँ उगाने वाले किसान को ढूंढना होगा। हु नॉट ओनली वॉन्ट्स टू सेल वीट, जो ना केवल अपना वीट उसको बेचना चाहता है, बट ऑल्सो वॉन्ट्स टू बाई द शूज़ इन एक्सचेंज, बल्कि उसके बदले में वो अब उसके जूते भी खरीदने में इंटरेस्टेड हो। तो जब इस टाइप की सिचुएशन होती है कि दो पार्टीज या दो पर्सन्स एग्री होते हैं सेल एंड बाई करने के लिए एक दूसरे की कमोडिटीज को, उस सिचुएशन को हम बेटा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। ये आप यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा। एक ऐसी रेयर कंडीशन जिसमें टू पर्सन्स आर रेडी टू एक्सचेंज देयर कमोडिटीज, दिस टर्म इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ये तब पॉसिबल है जब यहाँ पर दो पर्सन रेडी हैं। यहाँ बेटा जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की बात की गई है, इसमें क्या होता है बेटा, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाई। एक पर्सन जो बेचना चाहता है ठीक वही चीज़ दूसरा पर्सन खरीदना चाहता है। ऐसी सिचुएशन रेयर बनती है। इन्हें बार्टर सिस्टम, ये ऐसी सिचुएशन बार्टर सिस्टम में होती है। इन्हें बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली से हिंदी में कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि गुड्स जो है प्रत्यक्ष रूप से जो वस्तुएं होती हैं बिना पैसे का इस्तेमाल किए एक दूसरे से बदल ली जाती हैं। और जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की सिचुएशन जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो इसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल फीचर है किसका, बार्टर सिस्टम का, कि जिसमें दो पर्सन रेडी हैं एक दूसरे की चीज़ खरीदने और बेचने के लिए। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पैसे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एक ऐसी इकोनॉमी जहां मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जा रहा है, वहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो नीड होती है उसको वो ख़त्म हो जाती है। क्यों, हमने वहां पर मनी को यूज किया जो कि एक ईजी मोड है और जिससे हम बहुत ही कंफर्टेबली अपनी थिंग्स को सेल और परचेज कर सकते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर ए फार्मर हु विल बाई हिज शूज। यहाँ पर जहाँ पर पैसे का इस्तेमाल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम कर रहे हैं, ऐसे में एक जूते बनाने वाले को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो उसके जूते खरीदे और ठीक उसी समय पर अपना जो ग्रेन है या वीट है वो उसे सेल करे, उसी व्यक्ति को करे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो आपने देखा कि मनी कितना ईजी सिस्टम हमारे लिए बनाती है। All he has to do is find a buyer for his shoes। अपने जूतों को बेचने के लिए बस उसे एक बायर को ढूंढने की ज़रूरत है और जैसे ही वो पर्सन उसे मिल जाता है तो वो उसको अपने शूज़ बेच देता है इसमें मनी को लेकर। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वंस ही हैज़ एक्सचेंज his shoes for money he can purchase wheat or any other commodity in the market। एक बार वो पैसे का इस्तेमाल करके जो है जो जूते बेचने से उसे मिले हैं उसका वीट भी वो परचेज कर सकता है या फिर अपनी ज़रूरत का सामान कोई भी बाज़ार से खरीद सकता है। सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, क्योंकि मनी को एक्सचेंज प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट मीडियम के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान करने का माध्यम। तो एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को क्यों कहा गया, बिकॉज इट इज़ ए मीडिएटर, इट इज़ ए इंटरमीडिएट थिंग दैट मेक्स द एक्सचेंज प्रोसेस ईजी। और अब यहाँ पर बेटा लेट्स वर्क दीज आउट का जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है वो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें से
हाउ कैन द यूज ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग्स, किसी भी चीज़ की एक्सचेंज को, हाँ, मनी कैसे ईजी बनाता है। अब ना तो उसे किसी पर्सन को, ऐसे पर्सन को ढूंढने की ज़रूरत है जो कि अपनी चीज़ उसको बेचे और उसकी चीज़ खरीद ले, तो इस टाइप के पर्सन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतना टाइम का वेस्टेज करने की ज़रूरत है, और ना ज़्यादा जो है घूमने फिरने की अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है। अब सिर्फ वो क्या करेगा, एक बायर को ढूंढेगा जहाँ पर वो अपनी चीज़ को बेच सकता है और उसके बदले में पैसे लेकर वो कुछ भी खरीद सकता है। तो ये एक बहुत ही ईजी मोड है। आप इसके कुछ और पॉइंट्स भी ये सोच सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देख रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, आधुनिक पैसे के रूप। We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transaction। हमने अब तक ये पढ़ा कि ट्रांजैक्शन करते समय एक्सचेंज का मीडियम क्या है, मनी। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, जब तक कॉइन्स का प्रचलन शुरू नहीं हुआ था, यानी सिक्के बाजार में चलने शुरू नहीं हुए थे। पास्ट की बात है, हिस्ट्री की बात है ये। अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वॉज यूज्ड एज मनी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पैसे के रूप में यूज की जाती थी फॉर द एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सिंस द वेरी अर्ली एजेस, बहुत पहले समय में इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज ए मनी, भारतीय लोग अनाज और पशुओं का इस्तेमाल करते थे पैसे के रूप में। देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स, और उसके बाद आया धातुओं से बने हुए सिक्कों के प्रचलन का। तो सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत है वो है गोल्ड, सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर। ये सिक्के जो चले, ये एक ऐसी फेज थी जिसमें जो कि लास्ट सेंचुरी तक कंटिन्यूड रही, यानी बहुत ज़्यादा इन सिक्कों का प्रचलन पिछली शताब्दी तक जारी रहा। और आज भी हम इन कॉइन्स को किसी न किसी रूप में परचेज और सेल करते रहते हैं, और ऑस्पिशियस जब इवेंट्स होते हैं तब हम उनकी पूजा भी करते हैं, और इसको हम फ्यूचर की एक जो है सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेव भी करते हैं कई लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये आया है कंटेंट हमारा, करेंसी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, आधुनिक आजकल पैसा जो यूज किया जा रहा है उसमें करेंसी एक अलग रूप में दिखाई देती है, मींस टू फॉर्म में ये दिखाई देती है, पेपर नोट्स के रूप में और कॉइन्स के रूप में। अब अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, पहले वाली चीज़ों की बजाय, पहले जो चीज़ें यूज की जाती थी मनी के रूप में, उनकी बजाय मॉडर्न जो करेंसी है ये जो है उतनी कीमती नहीं है, और जैसे कि वो पहली वाली मेटल्स कीमती हुआ करती थी, जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के जो कॉइन्स होते थे उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, मार्केट वैल्यू उनकी ज़्यादा है, और आज के जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू इतनी नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक कि इसको सरकार ऑथोराइज नहीं करती, यानी पेपर नोट्स को अगर गवर्नमेंट अपने देश की जो करेंसी डिक्लेयर कर देती है, उसे ऑथोराइज कर देती है, तो उन पेपर नोट्स की वैल्यू बन जाती है, अदरवाइज उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज, हम उनका रोज़ाना इस्तेमाल नहीं कर सकते। किनका, ग्रेन और कैटल को जैसे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल जो है पैसे का, पेपर नोट्स का, उस रूप में हम जो है अब नहीं कर सकते जब तक कि सरकार उसे अथोराइज नहीं करती। द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, मॉडर्न करेंसी जो है वो अपने आप इस्तेमाल नहीं हो जाती, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब इसको सरकार जो है रजिस्टर्ड करके अथोराइज कर देती है करेंसी को, तो उसका डेली यूज में जो यूज है हम करने लगते हैं। देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर जब इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट कर रखा है। इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज अथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि देश की सरकार ने उसे मान्यता दी है अपने देश की मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में, उसको अपने देश की करेंसी डिक्लेयर कर रखा है, इसलिए उसकी वैल्यू बनी है, अदरवाइज उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत के अंदर रिजर्व बैंक को आरबीआई जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, वो पेपर नोट्स छापता है किसके बिहाफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से। एज पर इंडियन लॉ, भारतीय कानून के अनुसार
नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। किसी और संस्था को नोट्स को छापने और इशू करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, सिर्फ आरबीआई ही कर सकता है। मोरओवर द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रूपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटिंग ट्रांजेक्शंस इन इंडिया। और इसके अलावा जो लीगल इसको एक रूप दिया गया है, यानी कानूनी रूप से रुपए का इस्तेमाल हम मीडियम के रूप में कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर ट्रांजैक्शन करते समय इसको लेने से मना नहीं कर सकता। यानी चीज़ों को खरीदने बेचने में जब पैसे का इस्तेमाल करने से कोई इनकार नहीं कर सकता। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रूपी। कोई भी व्यक्ति, जो भारत का कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इसकी पेमेंट लेने से, रुपए के रूप में इसकी पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता। हैंस द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो भारत की मुद्रा के रूप में रूपी को हमने एक्सेप्ट किया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये भी आपसे पूछा, वैसे तो बहुत इजी है, सबको पता है कि रुपए को हम इस्तेमाल करते हैं और यही हमारी करेंसी है इंडिया की, लेकिन फिर भी 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आ जाए और बाई चांस हम कंफ्यूज हो जाएं, उससे बेटर है कि हम पहले ही से अंडरलाइन कर लें। डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब बैंक में भी हम कुछ डिपॉजिट जमा करते हैं, यानी मनी जो है हम यहाँ पर जमा करवाते हैं। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एन डिपॉजिट्स विद बैंक से। एक मनी का दूसरा रूप ये भी है कि लोग जो है अपने पास जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसको बैंक में जमा करवा देते हैं। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। कई बार ऐसा समय भी आता है जब व्यक्तियों को अपने रोज़ाना के खर्चों के अलावा काफ़ी सारा पैसा उनके पास एक्स्ट्रा होता है और उसका इस्तेमाल वो नहीं करते, बस सिर्फ डे टू डे नीड्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ करेंसी अपने पास रख लेते हैं। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ देयर ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। कई बार वर्कर्स को जब सैलरी किसी मंथ के लास्ट में मिलती है तो दूसरे मंथ की स्टार्टिंग में उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश बचा हुआ होता है जिसको पूरा मंथ वो यूज करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा कैश घर पर सेफ नहीं होता, तो वो क्या करते हैं उस पैसे का, व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश। तो वो लोग इस एक्स्ट्रा कैश का क्या करते हैं, दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। वो इसे अपने नाम पर जो शुरू किया गया खाता है बैंक के अंदर उसमें जमा करवा देते हैं। वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट अपने नाम से खुलवाते हैं और उसमें वो मनी डिपॉजिट करवा देते हैं ताकि जब उन्हें ज़रूरत पड़े फिर वो उसको विड्रॉ कर सकें। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, क्योंकि बैंक उस मनी को डिपॉजिट करने के लिए एग्री होता है, एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज ए इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। और जितना पैसा जमा किया गया है उस पर इंटरेस्ट भी देता है, यानी उस पर कुछ बढ़ाता भी है पैसे, यानी उसको इंटरेस्ट रेट देता है, उसके जमा किए गए पैसे पर कुछ ब्याज भी देता है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि लोगों का पैसा बैंक में सुरक्षित होता है, एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, और इसके साथ साथ उस पर ब्याज भी लगता रहता है जिससे उनका पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। देखिए, लोगों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने जमा किए गए पैसे को निकाल भी सकते हैं, जैसे ही उनको ज़रूरत पड़ी वो बैंक में जा खड़े होते हैं और वहाँ से पैसे निकलवाते हैं। या फिर आजकल तो मोबाइल बैंकिंग भी हो चुकी है, यानी मोबाइल के अंदर भी इस टाइप के ऐप्स आ गए हैं जो बैंक के थ्रू दिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिनसे मनी ट्रांजैक्शन ईजिली हो जाता है। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक्स अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, क्योंकि बैंक से हम अपने अकाउंट से पैसा अपनी डिमांड पर निकाल सकते हैं। दीज डिपॉजिट, ये जो पैसा हमने डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर, इसीलिए इस पैसे को हम क्या कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स। यानी जो डिपॉजिट हमने बैंक में जमा करवाया और जिसको हम अपनी डिमांड पर विड्रॉ कर सकते हैं, उस डिपॉजिट्स को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पेज पर देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। ये जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हमने जमा करवाया, ये एक और भी इसमें जो है बहुत ही अच्छी
और रुचिकर हम कहेंगे इसमें कि हमारी सुविधा जुड़ी हुई होती है। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। ये भी हमारे पैसे का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट भाग है। दैट ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाता है। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। आपने सुना होगा आजकल पैसे के कैश पेमेंट देने की बजाय चेक देना प्रेफर करने लगे हैं लोग कैश की बजाय। फॉर पेमेंट्स थ्रू चेक, जब हम कोई भी पेमेंट चेक के थ्रू देते हैं, द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर स्पेसिफिक अमाउंट। वो व्यक्ति जिसका बैंक में अकाउंट है वो अपने अकाउंट की चेक बुक पर को कंप्लीट करके एक चेक तैयार करता है और उस पर कुछ अमाउंट फिल करता है, तो और इसको उस पर्सन के नाम पर फिल कर देता है। यहाँ मैं आपको एक चेक का प्रोसेस भी समझाऊंगी, नीचे दिया गया चेक मैं आपको समझाने वाली हूँ। चेक क्या होता है बेटा? और चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग। वैसे तो ये एक पेपर ही होता है, लेकिन इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस किसने लिखी? बैंक के थ्रू लिखी गई हैं। टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन मेड। एक ऐसे व्यक्ति का चेक बनाया जाता है जिसका ऑलरेडी उस बैंक में अकाउंट है, और वो जब चेक फिल करता है तो वो किसके नाम पर फिल करता है? जिसको उसने देने हैं वो पैसे, उसका नाम भरता है उसके अंदर। तो अब मैं आपको ये चेक का प्रोसेस बताने जा रही हूँ। देखिए ध्यान से, आप अपने पेरेंट्स से भी कोई चेक बुक लेकर, या घर में जो चेक रखे होते हैं, चेक बुक तो आजकल सभी के घर में होते हैं बेटा, तो मम्मी पापा की हेल्प से भी चेक को भरना सीख सकते हैं। बाकी मैं आपको समझा ही रही हूँ। आप देखिए, सबसे पहले बेटा डेट होती है, और आजकल तो ये प्रिंटेड होता है। ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स में, ये है आपका अकाउंट नंबर। ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंटेड होता है, और इसके अलावा ये कुछ डिजिट्स भी लिखी गई हैं, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर बैंक का ब्रांच का कोड होता है और नेम वगैरह होता है, ये सारी चीज़। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे पे लिखा होता है, पे के आगे ये जो कुछ खाली डैश है, तो इसको आप ऐसे 2 लाइन करके इसको क्रॉस कर देंगे ताकि ये खाली ना रहे। और यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिखा जाता है जिसको देना है पैसा। यानी जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम कुमार, तो किसी ने प्रेम कुमार को देना होगा पैसा, तो उसने लिखा प्रेम कुमार और डेट लिख दी। और यहाँ रुपए लिखा हुआ बेटा, ये वर्डिंग में लिखना होता है। इसमें आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 57,000 ओनली, ये किया, यानी वर्डिंग में लिखना होता है यहाँ पे। उसके बाद बेटा, हालांकि यहाँ पे एक प्रोसेस बताई नहीं गई जो कि जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं, वो ये होती है कि अगर पीछे कोई ब्लैंक स्पेस रह गया है, अभी स्पेस रहता है यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कई चेक में जगह रह जाती है खाली, तो उस जगह को खाली नहीं छोड़ना होता। क्रॉस और ऐसे डैश, क्रॉस डैश, इस टाइप से हम प्रोसेस तब तक फिल करते हैं जब तक कि वो कॉलम पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, इस बॉक्स में हमें डिजिट में कोई भी नंबर लिखना होता है, यानी ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे वर्डिंग में फिल किया है, इसी को हम डिजिट में यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद बेटा आपको ये देखिए, ये जो कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये है चेक नंबर, ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक तो उस पर्सन का नाम लिखना है यहाँ क्रॉस करके, क्रॉस मीन्स ये इस टाइप से लाइन मतलब हमने ड्रॉ करनी होती हैं। और इसके अलावा उस पर्सन का नाम लिखा जिसको हम देने जा रहे हैं, वर्डिंग में हमने हमारा अमाउंट फिल किया, यहाँ पे डिजिट्स में अमाउंट फिल किया, और यहाँ पर आपके को नेम होता है, ऑलरेडी आजकल बैंक प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी भी चेक बुक है उसका नाम यहाँ पर मेंशन होता है, और उसके ऊपर उसने साइन करने होते हैं, जो भी साइन वो करता है। तो इस टाइप से ये चेक फिल हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इस चेक को हम फिर जो है लगा देते हैं, जिसके थ्रू, या फिर किसी को हाथ में देना होता है, ये लीजिए भी आपके नाम का चेक है, मैंने आपका अमाउंट आपको पे किया, तो वो उसको अपने बैंक में जाकर उसको डिकोड करवा लेगा, और इसके बाद ये चेक उसके नाम हो गया। तो अब आपने समझ लिया कि चेक की प्रोसेस क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, thus we see that डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं
वो मनी का एसेंशियल फीचर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी महत्वपूर्ण भाग होते हैं। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक इट पॉसिबल। और आजकल जो चेक की सुविधा हमें मिली हुई है, इससे डिमांड डिपॉजिट और भी ज़्यादा ईजी हो गए हैं। इसका भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं जहाँ भी ज़रूरी हो। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, पेमेंट कैश के रूप में ना देकर उसको चेक के रूप में दे देते हैं। विदाउट द यूज ऑफ कैश वी कैन गिव द चेक अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट्स। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, क्योंकि आजकल डिमांड डिपॉजिट्स को हम एक्सेप्ट करते हैं मीन्स ऑफ पेमेंट के रूप में, क्योंकि हमारा पैसा वहाँ पर बैंक में जमा है, उसको हमने डिमांड डिपॉजिट कहा। अलोंग विद करेंसी दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। वो एक मनी के रूप में ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमी के में। मॉडर्न इकोनॉमी में हम मनी के रूप में डिमांड डिपॉजिट्स को भी यूज करते हैं, जिसमें चेक भी आता है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक्स प्ले हेयर। आपको यहाँ पर जो खास बात याद रखनी है वो है बैंक का रोल, कि जो बैंक है वो कितना महत्वपूर्ण जो है अपना योगदान दे रहे हैं इस मनी ट्रांजैक्शन की प्रोसेस को ईजी करने में और फैसिलिटीज़ देने में। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। यहाँ बेटा एक बात और याद रखने लायक है कि ये जो बैंक्स हैं, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे बैंक्स का रोल हमें याद रखना होगा। तो ये जो बैंक हैं, इन बैंकों के लिए क्या करना है कि कोई भी डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा और उन्हें इसके बदले में कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी चेक के रूप में, क्योंकि उन्होंने पैसा जमा करवाया है, बल्कि वो खुद इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाकर लोगों को देते हैं जब भी डिमांड डिपॉजिट को विड्रॉ किया जाता है। अब तो जो एक पॉइंट यहाँ पर एक और रह गया बेटा, ये जो चेक हमने फिल किया था, जो कि मैंने आपको बताया इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें एक और बात रह गई है कि इसके बैक साइड में 2 सिग्नेचर्स और भी किए जाते हैं, जो कि उस जो बैंक अकाउंट जिसके नाम पर है उसके होते हैं, यानी पीछे की तरफ 2 साइन करने होते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, द चेक्स द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जो आधुनिक पैसे का रूप है, जो अलग अलग करेंसी या डिपॉजिट के रूप में हम इसको जो यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ही डायरेक्टली लिंक्ड है, क्लोजली लिंक्ड है किसके साथ, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के साथ, इसकी वर्किंग के साथ। आधुनिक जो बैंकों की जो कार्य प्रणाली है उसके साथ ये जो हमारी करेंसी के जो अलग अलग रूप हैं, चाहे वो करेंसी के रूप में हम कॉइन्स या पेपर नोट्स के रूप में या कैश के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं या डिमांड डिपॉजिट के रूप में यूज कर रहे हैं, ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बैंक का काम ही मनी से रिलेटेड होता है। आपने जाना कि कैसे हम जो है करेंसी को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा देखिएगा, लेट्स वर्क दीज आउट, एक एक्टिविटी टाइप कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मिस्टर सलीम वॉन्ट्स टू विड्रॉ ₹20,000 इन कैश फॉर मेकिंग पेमेंट्स। मिस्टर सलीम है कोई, वो अपनी पेमेंट्स देने के लिए, कोई किसी को पेमेंट्स देनी है उसने 20,000 के नियर अबाउट। हाउ वुड ही राइट अ चेक टू विड्रॉ मनी, वो कैसे इस चेक को फिल करेगा अपने पैसे को निकालने के लिए। तो वो मैंने आपको प्रोसेस बताई है कि जिसको देना है उसका नाम ऊपर, नीचे वर्डिंग में अमाउंट फिल करेगा, फिर डिजिट में अमाउंट फिल करेगा और इसके बाद साइन और पीछे की तरफ 2 साइन। टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको यही चीज़ बताई गई है। आफ्टर द ट्रांजैक्शन बिटवीन सलीम एंड प्रेम, मान लेते हैं कि सलीम और प्रेम के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद सलीम्स बैलेंस इन हिज अकाउंट इंक्रीज। क्या सलीम का जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा और प्रेम का जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर ये दोनों के ही इंक्रीज करने के लिए बोला गया है, यानी प्रेम का बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और सलीम का भी बढ़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? या फिर सलीम का जो बैंक बैलेंस है उसका वो कम हो जाएगा और प्रेम का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, या फिर सलीम का जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा और प्रेम का बैंक बैलेंस कम होगा। कौन सी चीज़ पॉसिबल है? क्योंकि प्रेम का नाम ऊपर डाला, इट मीन्स उसको दिए गए हैं, तो किसका कम होगा? सलीम का कम होगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। वाई आर डिमांड डिपॉजिट्स कंसिडर्ड एज मनी, हम डिमांड डिपॉजिट्स को मनी के रूप में कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी हमारे द्वारा जमा किया गया कैश ही होता है, जिसको हम बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम।
जब वो एक्स्ट्रा होता है हमारे पास। और जब हम इसको मनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको एक गवर्नमेंट के थ्रू ये अथोराइज्ड भी है, और इसके अलावा इसको जो है कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। और डिमांड डिपॉजिट्स इसीलिए ही क्रिएट किए जाते हैं ताकि हम उनको किसी भी रिक्वायरमेंट के टाइम एज ए मोड ऑफ मनी यूज कर सकें और अपने फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो इस टाइप से कुछ हम पॉइंट बना सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर्स के। तो आई थिंक इतना चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसके जितने भी इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उन सबको लर्न कीजिएगा और इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू।